सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज आज हम लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने थोड़ी सी साइंस पढ़ी, हमने थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी, वैसे ही कुछ चीज़ें इस लेक्चर में भी आज हम देखने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ से बहुत नाराज़ हूँ यार, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़े से मेरे को बता देना कमेंट में, मुझे भी हेल्प हो जाएगी, बाकी बच्चों को भी हेल्प हो जाएगी। लेकिन कमेंट आए नहीं, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतने कमेंट तो नहीं थे, उससे बहुत बहुत कम रह गए। ठीक है, आप चाहे तो उस लेक्चर को, आपको अगर सच में अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, आप उसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस परिवार को और सपोर्ट कीजिए। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 3, यानी कि लाइन टू लाइन एंड वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन का सेकेंड पार्ट जो है वो आज हम देखने वाले हैं। ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन अराउंड फॉर अ पेल्ट्री 12,000 ईयर, यानी कि मानव सभ्यताएं पृथ्वी पर जो हमें अलग अलग मानव सभ्यताएं दिखाई देती है ना, वो सारी मानव सभ्यताएं जो है वो मात्र, तुच्छ का मतलब यहाँ क्या है, मात्र 12,000 वर्षों से ही यहाँ पर है। बेयरली, जो कि मुश्किल से अ फ्यू सेकेंड्स ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक, यानी कि भूगर्भ की जो घड़ी है, जब से भूमि है, जब से पृथ्वी है, अगर उससे तुलना की जाए कि मानवों को पृथ्वी पर कितना समय हुआ है, तो कुछ सेकंड्स का ही समय हुआ है। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, और इतने कम समय में वी हैव मैनेज टू क्रिएट क्वाइट अ ruckus, etching our dominance over nature with our villages, towns, cities, mega cities। ठीक है, तो एक छोटे से समय में, यानी 12,000 वर्ष का जो छोटा सा टाइम पीरियड हमने यहाँ बिताया है, पृथ्वी की आयु की तुलना में हम लोगों ने मैनेज कर लिया है। मतलब किसी ना किसी तरीके से हमने मैनेज किया कि जितना भी शोर शराबा बहस हम कर सकते थे, जितना भी हम लोग बर्बादी फैला सकते थे, डोमिनेंस कर सकते थे, यानी अपना प्रभुत्व संपन्न कर सकते थे नेचर पर, उतना हमने नेचर को बर्बाद किया है और उतना उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया है, अपने विलेजेस के माध्यम से, अपने टाउन्स के माध्यम से, सिटीज के माध्यम से और मेगा सिटीज के माध्यम से। हम कैसे हम प्रकृति को बर्बाद कर रहे हैं उसके बारे में बताया गया। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशंस हैज लेफ्ट अस बैटलिंग विद अदर स्पीशीज फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। तेजी से बढ़ती हुई, रैपिड का मतलब क्या होगा, तेजी से, इंक्रीज का मतलब बढ़ती हुई, ह्यूमन पॉपुलेशंस यानी कि मानवों की जो जनसंख्या है जो बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, उस तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हम ऐसी परिस्थिति में खड़े हो गए हैं कि हम दूसरी जो प्रजातियां हैं उनके विरुद्ध लगातार युद्ध लड़ रहे हैं। किस चीज के लिए युद्ध लड़ रहे हैं? लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए। यानी कि हमारे यहां पर अगर हम देखें पृथ्वी पर, तो बहुत ही सीमित संसाधन है और उन सीमित संसाधनों के लिए जो प्रजातियां हैं वो आपस में लड़ रही हैं। कैसे लड़ रही हैं? अब भैया जानवर आराम से जंगल में रह रहे थे, आप आराम से शहरों में रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया, वेल गुड, कोई इशू नहीं था। आपको जाकर के जंगल में भी एनक्रोचमेंट करना है, वहां पर भी अतिक्रमण फैलाना है, वहां से पेड़ काट के लाने, जानवरों को मार के लाना है। तो भैया अगर आप अपने क्षेत्र में रह रहे हो और पशु पक्षी अपने क्षेत्र में रह रहे हैं, तो कम से कम वहां जाकर के तो आप लड़ाई झगड़ा मत करो उनके साथ। संसाधन जो है बहुत ही लिमिटेड है। अगर मानवों की पॉपुलेशन, जनसंख्या इसी तरीके से बढ़ती रही तो मानव का संघर्ष भी शुरू हो जाएगा, ऐसा कहा जा सकता था, क्योंकि अब तो संघर्ष शुरू हो गया है। तेल के लिए संघर्ष हो रहा है, जमीन के लिए संघर्ष हो रहा है, पहाड़ों के लिए संघर्ष हो रहा है, नदियों के लिए संघर्ष हो रहा है, समुद्र में किसका कितना हिस्सा होगा इसके लिए संघर्ष ऑलरेडी चल रहा है मानवों के बीच में। एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, और कभी भी कम ना होने वाला, यानी कि बिना सोचे समझे जिस तरीके से हम लोग फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्मों से बने ईंधन जैसे कोयला या तेल को जिस तरीके से हम जला रहे हैं, हैज नाउ क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड। उसने एक मोटी सी चादर का निर्माण कर दिया, एक मोटी सी परत बना दी है कार्बन डाइऑक्साइड की इस दुनिया के चारों ओर, विच इज स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, जो धीरे धीरे ही सही लेकिन निश्चित तौर पर बढ़ा रही है। क्या बढ़ा रही है? औसत तापमान जो है हमारे ग्लोब का,
हमारी पृथ्वी जो है उसके औसत तापमान को यानी कि गर्मी जो है वो बढ़ रही है। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट्स। और क्लाइमेट चेंज यानी मौसम में होने वाला परिवर्तन जो है वो एक बहुत ही जोशी के साथ लड़ा जाने वाला एनवायरमेंट के बारे में डिबेट है, वाद विवाद है ऑफ आवर टाइम, हमारे समय का। जैसे कि इस साल ही हम लोगों ने देखा फरवरी से लेकर के जुलाई तक बरसात हो रही थी। जुलाई के महीने में हर साल बरसात शुरू होती थी, लेकिन इस बार जुलाई से लेकर अगस्त सितंबर का फर्स्ट वीक सेकंड वीक चला गया भाई, अब तो थर्ड वीक आने वाला है सितंबर का। अभी तक पिछले 1.5 महीने से बरसात का कोई अता पता नहीं है। दैट्स कॉल्ड रियल क्लाइमेट चेंज, वास्तविकता में जिसे हम आंखों के सामने देख रहे हैं। ठीक है, विल द वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट मेल्ट? क्या वेस्ट अंटार्कटिका की जो आइस शीट है वो क्या पिघल जाएगी पूरी तरीके से, एंटायरली, यानी कि पूर्णतः या पूरी तरह से? क्या पूर्णतः वह शीट जो है वह पिघल जाएगी? विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट बी डिसरप्टेड? क्या गल्फ स्ट्रीम का जो ओशन करंट है क्या वो बाधित हो जाएगा? विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट? क्या ये इस दुनिया का अंत है जैसा कि हम इसे जानते हैं? मे बी नॉट, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हम अभी इस बारे में कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। आइदर वे, दोनों में से चाहे कुछ भी हो, चाहे पृथ्वी का अंत हो चाहे ना हो, अंटार्कटिका इज अ क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट। अंटार्कटिका जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण या नाजुक तत्व है, बिंदु है इस पूरी की पूरी बहस में। नॉट जस्ट बिकॉज इट्स द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड विच हैज नेवर सस्टेन्ड अ ह्यूमन पॉपुलेशन, ना केवल इसलिए कि दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर कभी भी मानव पॉपुलेशन यानी कि मानव जनसंख्या नहीं रही, कभी भी वहां पर संपोषित नहीं हो पाई, एंड देयरफॉर, और इसी वजह से रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टाइन इन दिस रेस्पेक्ट। तो ये अनछुआ ही पक्ष रह गया इस प्रसंग में। पूरी पृथ्वी जहां बर्बाद हो रही है, पूरी पृथ्वी को बचाने की हम जहां बात करते हैं, उससे अंटार्कटिका थोड़ा अलग ही निकल जाता है। क्यों अलग निकल जाता है? क्योंकि भैया आज तक वहां पर मानव सभ्यता, मानव जनसंख्या का वास नहीं हुआ। अगर वहां भी जाकर वास हो गया होता तो बताया था ना, कल के लेक्चर में बताया था ना आप लोगों को, क्या होता? वहां पर भी बन जाती इमारतें, सड़कें, पेड़ गायब हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, सारा का सारा नाश की जो प्रक्रिया है, तांडव जो है वहां पर भी मनुष्यों का शुरू हो जाता। बट मोर इंपॉर्टेंटली, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर, कि जो इसने होल्ड कर रखा है, जो इसने पकड़ रखा है अपने आइस की जो तह है, यानी कि आइस की जितनी शीट्स है उनके नीचे जो उसने संभाल कर रखा हुआ है, 500,000 years ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स, यानी कि आधा मिलियन साल पहले के पुराने जो कार्बन रिकॉर्ड्स हैं जो कि ट्रैप्ड है, फंसे हुए हैं उस आइस की लेयर्स में, उस आइस की परतों में। इफ वी वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ध्यान रखना, पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यही है। अगर हम लोग स्टडी करना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, एग्जामिन करना चाहते हैं, जांचना चाहते हैं पृथ्वी के भूतकाल को, वर्तमान को और भविष्य को, तो अंटार्कटिका ही एक जगह है जहां हमें जाना चाहिए, क्योंकि वहीं से हमें समझ में आएगा कि हम कहां से आए हैं और कहां तक आ गए हैं और आगे अब क्या होगा। ठीक है, तो उसकी जानकारी हमें अंटार्कटिका से ही मिलेगी। स्टूडेंट्स ऑन आइस, तो ये जो शकोल्स्की जो है, एकेडमिक शकोल्स्की, ये जो रशियन वेसल है, इस पर जो प्रोग्राम है, यानी कि जिस कार्यक्रम के अंतर्गत ये रशियन वेसल वहां पर गया था अंटार्कटिका, उस कार्यक्रम का नाम है स्टूडेंट्स ऑन आइस। ठीक है, द प्रोग्राम आई वॉज वर्किंग विथ ऑन द शकोल्स्की एम्स टू डू एग्जैक्टली दिस बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो प्रोग्राम है, जो कार्यक्रम है जिस पर मैं काम कर रही थी शकोल्स्की के साथ में, उनका उद्देश्य ये है, बिल्कुल ऐसा ही वो करना चाहते हैं। हाई स्कूल के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्हें पृथ्वी के अंतिम छोर पर ले जाना चाहते हैं, प्रोवाइडिंग देम विथ इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, और उन्हें उपलब्ध कराते हैं एक बहुत ही इंस्पायरिंग का मतलब क्या होता है? प्रेरणादायक शैक्षणिक अवसर,
जो है उन्हें देना चाहते हैं। ऐसा शैक्षणिक अवसर जो उन्हें प्रेरणा दे कि जीवन उन्हें कैसा जीना चाहिए, या जो ग्लोब में, पृथ्वी में जो मनुष्य कर रहे हैं उसका वास्तविकता में क्या प्रभाव पड़ रहा है उसे दिखाने के लिए। विच विल हेल्प देम फॉस्टर अ न्यू अंडरस्टैंडिंग, जिससे उन्हें मदद मिलेगी कि वो विकसित कर सके अपने अंदर एक नई समझ, एंड रेस्पेक्ट फॉर आवर प्लेनेट, और हमारा जो ये प्लेनेट है, हमारा जो ग्रह है, इसके लिए रेस्पेक्ट कर सकें। इट्स बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ, यानी कि अब से 6 साल पहले से ये ऑपरेशन चल रहा है, ये कार्यक्रम चल रहा है। हेडेड बाय कैनेडियन, और इसके हेड कौन है, इसके मुखिया कौन है, आप कह सकते हैं इसका नेतृत्व किया जा रहा है किसके द्वारा, एक कनाडा के रहने वाले व्यक्ति हैं जियोफ ग्रीन, उनके द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा है। हु गॉट टायर्ड ऑफ कार्टिंग celebrities and retired rich curiosity seekers who could only give back in a limited way। तो वे क्या करते हैं, वे he got tired, यानी कि वह उन लोगों को अपने साथ में शामिल करते हैं, उन लोगों का साथ लेते हैं जो कि सेलिब्रिटीज हैं, यानी कि प्रसिद्ध लोग हैं विश्व के, रिटायर हैं, यानी कि अपने जीवन में जो कुछ उन्हें करना था सब कर चुके, रिटायरमेंट की लाइफ जी रहे हैं, अमीर हैं, और क्यूरियोसिटी सीकर्स है, यानी जिज्ञासा की खोज करने वाले लोग हैं, नई नई चीजों की जिज्ञासा उनमें उत्पन्न होती रहती है। हु कुड ओनली गिव बैक, जो पृथ्वी से सब कुछ जो चाहते थे ले चुके हैं, अब वो केवल पृथ्वी को वापस लौटाना चाहते हैं इन अ लिमिटेड वे, बहुत ही सीमित तरीकों से। विथ स्टूडेंट्स ऑन आइस, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम के साथ में ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशंस ऑफ पॉलिसी मेकर्स, वे ऑफर करते हैं फ्यूचर जनरेशंस के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, यानी कि जो नीतियों का निर्माण करने वाले ये स्टूडेंट्स हैं ना, कहाँ गए, ये रहे स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स हैं, यही बच्चे बड़े होकर के नीति निर्माता बनेंगे, नीतियों का, लॉ का पालन करेंगे, उनका निर्माण करेंगे। तो भैया इन्हीं को समझाना जरूरी है। अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट एन एज, एक जीवन को बदल देने वाला अनुभव उनको देना चाहते हैं, वो भी ऐसी उम्र में व्हेन दे रेडी टू ऑब्जर्व, लर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट, ऐसी आयु जिसमें वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं नई चीजों को, लर्न यानी कि सीख सकते हैं नई चीजों को, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से कहा जाए तो एक्ट कर सकते हैं, यानी कि उसे, थोड़ा सा भारी शब्द लिखूंगा पचा लेना, क्रियान्वित भी कर सकते हैं, यानी कि यहां से वो जान के, सीख के, ऑब्जर्व करके जो भी लेकर जाएंगे उस पर कार्य भी करेंगे। अब आपने जान लिया, सीख लिया, समझ लिया, काम कुछ करा नहीं तो फायदा क्या। तो इसलिए जो स्टूडेंट्स हैं, आपकी उम्र के जो स्टूडेंट्स हैं, वो जान भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं और उस पर एक्ट भी कर सकते हैं। द रीजन द प्रोग्राम हैज बीन सो सक्सेसफुल is because it's impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it। कारण क्या है कि भैया ये जो प्रोग्राम है ये इतना ज़्यादा सफल है क्योंकि ये लगभग असंभव है, या चैप्टर के अकॉर्डिंग कहूँ तो ये असंभव है कि आप साउथ पोल के पास में, आसपास कहीं पर भी जाइए और उस जगह से प्रभावित हुए बिना रह जाइए, तो ये संभव ही नहीं है। अगर आप वहाँ जाओगे, इतनी बर्फ देखोगे, बड़े टुकड़े पिघलते हुए देखोगे, आप उससे प्रभावित जरूर होगे। इट्स ईजी टू बी ब्लेज अबाउट पोलर आइस कैप्स, कि भाई चिंतित होते रहते हैं हम कि अरे देखो भैया आइस की जो, बर्फ की जो चोटियाँ है वो पिघल रही है, मेल्टिंग, पिघल रही है। वाइल सिटिंग इन द कंफर्ट जोन, अपने बढ़िया घर पे सोफे पे बैठे हैं, सामने चल रहा है टीवी, हाथ में बढ़िया कॉफी का मग और चर्चा चल रही है, अरे अरे देखो देखो प्रकृति को कितना नुकसान हो रहा है, देखो कैसे बर्फ पिघल रही है, देखो कैसे क्या हो रहा है। तो अपने कंफर्ट जोन में बैठ के बातें करना बहुत ही आसान है। ऑफ आर रेस्पेक्टिव लैटिट्यूड, अपने अपने अक्षांतर और देशांतर पे, वही जो आपकी मूल बिंदु जहाँ आप बैठे, इधर आओगे तो अक्षांतर, इधर जाओगे तो देशांतर की रेखा है, उन पे आप बैठे हुए हो, अपने अपने घरों में मस्त बैठे हुए हो और चर्चाएं चल रही है कि देखो देखो प्रकृति को कितना नुकसान हो रहा है बेचारी को। तो ये इन लोगों के बस की बात नहीं है प्रकृति को आगे बचाए रखना या पृथ्वी के आगे संरक्षण करना। बट व्हेन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग एंड आइस शेल्व्स कोलैप्सिंग, लेकिन जब आप विजिबली अपनी आंखों से देखते हैं
कि किस प्रकार से ग्लेशियर्स जो हैं वो सिकुड़ते जा रहे हैं और आइस शेल्फ्स यानी बर्फ की जो कगार है वो कोलैप्स होती जा रही है, समुद्र में गिरती जा रही है पिघल पिघल के। यू बिगिन टू रियलाइज, आप महसूस करना शुरू कर देते हैं दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज रियल, कि केवल समाचारों में या न्यूज़पेपर में जो पढ़ने को मिलता है ना ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग भाई साहब पृथ्वी के लिए वास्तविक खतरा है, काल्पनिक खतरा नहीं है, ये एक वास्तविक खतरा है पृथ्वी के लिए, पृथ्वी वासियों के लिए। अंटार्कटिका, बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम। अब अगर हम अंटार्कटिका की बात करें तो इसका पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो बहुत ही साधारण है एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और यहाँ पर अलग अलग प्रकार के वन्य जीव या जैव विविधता आपको देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा हर किसी प्रकार के जीव का रह पाना संभव नहीं है। इज द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटिल चेंजेस इन द एनवायरमेंट कैन हैव बिग रिपरकशंस। तो ये एक बहुत ही परफेक्ट प्लेस है एग्जाम्पल देने के लिए कि हम अध्ययन करें कि कैसे छोटे छोटे परिवर्तन जो होते हैं एनवायरमेंट के अंदर उनके कितने बड़े दुष्परिणाम हो सकते हैं। टेक द माइक्रोस्कोपिक, यानी कि माइक्रोस्कोप से देखने पर दिखाई देने वाला एक पौधा है जिसका नाम है पाइथोप्लैंक्टन। क्या नाम है उसका? नाम पाइथोप्लैंक्टन उस पौधे का नाम है। माइक्रोस्कोपिक यानी बहुत सूक्ष्म पौधा है। दोज ग्रासेस, और ये जो पाइथोप्लैंक्टन ग्रासेस है ऑफ सी, जो समुद्र में पाई जाती है, दैट नरिश एंड सस्टेन द एंटायर सर्दर्न ओशंस फूड चेन, यानी कि ये नरिश करती है, पोषित करती है, सस्टेन करती है, जीवित रखती है, बनाए रखती है पूरा का पूरा जो सर्दर्न ओशन है, यानी कि दक्षिणी महासागर जो है उसका पूरा फूड चेन। फूड चेन समझते हो ना, एक ने दूसरे को खाया, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, चौथे ने पांचवे को। ये जो फूड चेन है, इस फूड चेन को ये बनाए रखती है, इसे हमेशा सस्टेन करती है, कभी भी इसे समाप्त नहीं होने देती। बहुत कम जैव विविधता है, उस बहुत कम जैव विविधता में एक कोशिकीय पादप एक ही है वहां पे जो पाया जाता है, पाइथोप्लैंक्टन, और उसी के भरोसे वहां के जितने भी सर्दर्न ओशन के जितने भी जीव हैं वो सब उसी के भरोसे पल रहे हैं। एक बार सोच करके देखो, अगर वो पौधा खत्म हो जाता है वहां से, पाइथोप्लैंक्टन जो है नहीं उग रहा, खत्म हो गया, अब वहां की पूरी जैव विविधता जो है वो पूरी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि बेस को ही आपने वहां पर खत्म कर दिया। दीज सिंगल सेल्ड प्लांट्स, और ये एक कोशिका वाले एक कोशिकीय पादप जो है, यूज द सन्स एनर्जी, सूर्य की ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, टू एसिमिलेट कार्बन एंड सिंथेसिस, जिससे ये अवशोषित कर सके कार्बन को और सिंथेसिस कर सके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, यानी कि जैव यौगिकों को। इन दैट वंडरस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ प्रोसेसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, जिसमें आश्चर्यजनक तरीके से, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है, प्रक्रिया जो है, जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, यानी कि सूर्य के प्रकाश से पत्तियों के द्वारा भोजन बनाने का जो कार्य है। साइंटिस्ट वार्न दैट अ फर्दर डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर, और साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक जो है पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर जितना ओजोन लेयर का जितना नुकसान होना था उतना हो गया, थोड़ा सा भी अगर ओजोन लेयर को अब और नुकसान पहुंचा, विल अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ पाइथोप्लैंक्टन। तो ये जो एक कोशिकीय पादप है पाइथोप्लैंक्टन, इसका जीवन खतरे में पड़ जाएगा, इसकी सारी गतिविधियां जो है वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होगी, जिससे सर्दर्न ओशन में जितने जीव पाए जाते हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे, विच इन टर्न विल अफेक्ट द लाइफ्स ऑफ ऑल द मरीन एनिमल्स, जिसका परिणाम ये निकलेगा प्रभाव से कि जितने भी जीव हैं, जितने भी जीव जिंदा हैं, मरीन एनिमल्स यानी समुद्री पशुओं के रूप में, पक्षियों के रूप में, या फिर मछलियों के रूप में, या अदर स्पीशीज जो पाई जाती है, केकड़े वगैरह, ये सब बर्ड्स ऑफ द रीजन, उस क्षेत्र की जितने पक्षी हैं, एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और ग्लोब का जो कार्बन साइकिल है वो पूरा का पूरा प्रभावित होगा। इन द पेरेबल ऑफ द पाइथोप्लैंक्टन देयर इज अ ग्रेट मेटाफर, तो एक जो नीति कथा के रूप में, पेरेबल के रूप में हम कहते हैं कि भाई पाइथोप्लैंक्टन जो है एक तरह का उदाहरण हो सकता है। देयर इज अ ग्रेट मेटाफर, एक महान रूपक की तरह इसे देखते हैं, फॉर एग्जिस्टेंस, यानी कि सर्दर्न ओशन में रहने वाले जो जीव हैं उनके अस्तित्व के लिए, उनके जीवित रहने के लिए।
टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इन टू प्लेस. द बेस्ट सेंटेंस, वन ऑफ द बेस्ट सेंटेंस विच आई हैव गॉन थ्रू इन सो मेनी ईयर्स. छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना शुरू कर दो, बड़ी चीजें अपने आप सही हो जाएंगी. छोटी छोटी चीजें, उनका ध्यान रखना शुरू करो. खाना खा लिया, अपने बर्तन उठा के खुद रख दिए. स्कूल से आए, जूते खोले, सही जगह पर रख दिए. बैग सही जगह पर रख दिया. अपनी बुक्स सही जगह पर सही तरीके से व्यवस्थित पढ़ी है. छोटी छोटी चीज, आप अपने जीवन में सफल हो जाओगे, इस बात की गारंटी मैं देता हूं. अगर आप इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना प्रारंभ कर देते हैं, आपको आपके जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता. इसकी गारंटी मेरी, कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा. लेकिन शर्त एक ही है, छोटी चीजों का ध्यान पहले रखना जरूरी है. जीवन में विचार हमारे ऐसे होते हैं कि बड़े काम करूंगा, क्रांतिकारी काम करूंगा, लेकिन काम छोटा सा नहीं होता. तो इसलिए विचार भले आप क्रांतिकारी रखो, अच्छी बात है, लेकिन छोटे छोटे कार्य भी साथ में करते रहो, तो बड़े कार्य जो हैं वो अपने आप होना शुरू हो जाएंगे. आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब उन छोटे कार्यों की वजह से आप बड़े कार्य करने लग गए, कब आप महानता के जो कहते हैं ना रास्ते पर चल पड़े, आपको खुद को ध्यान नहीं पड़ेगा. माई एंटार्क्टिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एपिफेनीज. तो मेरा अंटार्कटिका का जो अनुभव था, एक्सपीरियंस जो था, वो बहुत ज्यादा प्रबल भावना के क्षणों से भरा हुआ था. यानी कि हर समय मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल फीलिंग्स हर चीज को देख करके आ रही थी. बट द बेस्ट अकर्ड जस्ट शॉर्ट ऑफ द अंटार्कटिक सर्किल एट 65.55 डिग्री साउथ. लेकिन सबसे बेस्ट जो मेरे लिए भावना जो मैंने महसूस की, वो तब हुआ जब अंटार्कटिक सर्किल पे मैं 65.55 डिग्री साउथ की तरफ गई. द शकोल्स्की हैड मैनेज्ड टू वेज herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and the Tadpole Island. तो यहाँ पर दो आइलैंड हैं, उनके बीच में ये जो शकोल्स्की का जो वेसल है, इसने मोटी परत जो थी बर्फ की, उसको भी तोड़ते हुए थोड़ा सा अपना स्थान बना लिया और उन दोनों के बीच में हमें ले जाकर छोड़ दिया. आइलैंड विच वॉज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर, जो हमें रोक रहा था और ज्यादा आगे जाने से. The captain decided we were going to turn around and head back north. कैप्टन जो उसने तय किया कि हम लोग वापस पीछे मुड़ेंगे और वापस नॉर्थ की तरफ जाना शुरू करेंगे, यानी कि वापस अब हमारी यात्रा समाप्ति की ओर जाएगी. बट बिफोर वी डिड, लेकिन इससे पहले कि हम ऐसा करते, वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइंब डाउन द गैंगपल्क. यानी कि गैंगपल्क जो है वहां पर हमें नीचे उतरना होगा. नाव से तट पर जाने के लिए जो पट्टा लगा हुआ होता है उससे हम नीचे उतरेंगे. वॉक ऑन द ओशन, और जो वहां पर सफेदी बिखरी हुई है उस पर चल के देखेंगे. सो देयर वी वर, तो हम वहां नीचे उतरे और हमने चल के देखा. सेकेंड हैंड एक्सपीरियंस किस काम का? फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस की जो वैल्यू है वो आउटस्टैंडिंग होती है. ठीक है, तो खुद जब आप वहां उतरते हो, चलते हो, देखते हो, महसूस करते हो हर चीज को, तो उसका अनुभव भी बहुत अलग होता है. सो देयर वी वर, हम वहां थे. 52 के 52 लोग हम, किटेड आउट, सही बिल्कुल जो बर्फ में पहने जाने वाले कपड़े हैं, सामान लेना होता है, वो सब लेकर के उतरे हुए थे. इन गॉर्टेक्स एंड ग्लेयर्स, हमने तेज प्रकाश वाले चश्मे और सही कपड़े पहन रखे थे. वॉकिंग ऑन अ स्टॉक, और छोटे से स्थान पर चल रहे थे. विटनेस दैट सीम टू स्प्रेड आउट फॉर एवर, और हम उस चीज के गवाह बने जो हमें सामने ऐसे दिखाई दे रहा था कि जैसे हमेशा ये ऐसा ही रहने वाला है. अंडर आवर फीट देयर वॉज अ मीटर थिक आइस पैक, और हमारे पैरों के नीचे केवल 1 मीटर मोटा आइस का टुकड़ा था. 1 मीटर ऑलमोस्ट इतना होता, इतना मोटा बस. वो टूटा और आप सीधे आइस में ही हो, तो आप आप सीधे ओशन में हो, तो आप आइस पर चल रहे हो. और अंडरनीथ दैट, और उसके नीचे 180 मीटर का जीता जागता सांस लेता हुआ सॉल्ट वाटर से भरा हुआ ओशन था. इन द पेरिफेरी क्रेबिटर सील्स वर स्ट्रेचिंग एंड सनिंग देमसेल्फ ऑन आइस फ्लोइज, और वहां पर बाहरी परिधि की ओर, यानी कि जहां पर समुद्र तट के बिल्कुल पास में कैरेबिटर सील्स, एक तरह की सील की प्रजाति होती है, मछली की प्रजाति होती है, वो अंगड़ाइयां ले रहे थे, मस्त लेटे हुए थे और धूप सेक रहे थे अपने आप के लिए बर्फ की उस मोटी चादर पर लेटे हुए. मच लाइक स्ट्रे डॉग्स विल डू
अंडर द शेड ऑफ बेनियन ट्री। जैसा कि हम भारत में देखते हैं बरगद का पेड़ होता है, उसके नीचे डॉग्स होते हैं, कुत्ते होते हैं, मस्त सोते रहते हैं आराम से अपने गर्मियों के टाइम में, वैसे ही वो वहां पर लेटे हुए थे। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ रेवलेशन, एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट। और यहां पर अगर हम इसको देखें तो ये किसी भी तरीके से ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई नया रहस्य हमारे सामने खुला है। वास्तविकता में अगर अपनी इन आंखों से ना देखकर बुद्धि से सोचने का प्रयास करें, ये सारी की सारी चीजें निश्चित तौर पर आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये चीजें आपस में अलग अलग नहीं है, ये सारी चीजें एक ही है, एक लिंक की तरह काम करती है, एक चेन की तरह काम करती है। एक भी कड़ी टूटी तो चेन कमजोर हो जाएगी। 9 टाइम जोन, वापस वही शुरुआत वाली बात, 6 चेक पॉइंट्स, 3 वाटर बॉडीज और बहुत सारे पारिस्थितिकी तंत्रों को पार करने के बाद मैं अभी भी विचार कर रही थी कि किस तरीके से ब्यूटी ऑफ बैलेंस जो है वो प्ले किया जाता है हमारे प्लेनेट में, कि हमारी जो पृथ्वी है कितना ही हमने उसको नुकसान पहुंचा दिया, लेकिन फिर भी आज भी सुंदरता को वो किस तरीके से बैलेंस करके चल रहा है प्लेनेट। हाउ वुड इट बी इफ अंटार्कटिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस दैट इट वंस यूज्ड टू बी। क्या होगा अगर अंटार्कटिका वापस उतना ही गर्म प्रदेश बन जाए जितना एक समय में वो हुआ करता था। विल वी बी अराउंड टू सी इट, क्या ये देखने के लिए हम जीवित रहेंगे? और वुड वी हैव गॉन द वे ऑफ द डायनासोर्स, या हम भी वहां जा चुके होंगे जहां डायनासोर चले गए, जहां मैमथ चले गए और जहां वुली चले गए, जहां राइनोस चले गए। Who to say, कौन कह सकता है। बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 वीक्स, लेकिन जब मैंने यहां पर 2 सप्ताह बिताए विद अ बंच ऑफ टीनेजर्स, बंच ऑफ टीनेजर्स मतलब 52 में से कुछ क्रू मेंबर्स हैं, कुछ अदर लोग हैं, और बंच ऑफ का मतलब है एक समूह जो है टीनेजर्स का, who still have the idealism, जिनके जीवन में अभी भी आदर्शवाद के लिए स्थान है, टू सेव द वर्ल्ड, कि वे संसार को बचाना चाहते हैं। All I can say is that a lot can happen in a million years, but what a difference a day makes। कि हजारों लाखों सालों में कुछ भी हो सकता है, हजारों चीजें हो सकती है, लेकिन एक दिन जो है, एक दिन में एक निर्णय लिया, उस पे काम किया, तो वो क्या अंतर पैदा कर सकता है, इसके बारे में सोचना जरूरी है। एक दिन निकाला, एक पौधा उगा दिया, और अगला दिन भी वो एक दिन निकाला, पानी डाल दिया, अगला दिन भी फिर वो एक दिन निकाला। यानी एक एक दिन भी अगर हम निकालें और कुछ ना कुछ प्रयास करें हमारी पृथ्वी को फिर से सुंदर बनाने का, शस्य श्यामलाम कहते हैं, वैसा निर्माण करने का, और वापस वो कहते हैं ना हरी साड़ी से ढकने का, तो वो एक दिन जो है बहुत बड़े परिवर्तन को जन्म दे सकता है। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। काफ़ी सारी चीज़ें अर्थ के बारे में आज आपने जानी होंगी। तो आज के लेक्चर में भी वही करना है जो कल के लेक्चर में किया था। कल के लेक्चर में नहीं किया तो प्लीज़ पहले वहाँ भी करके आ जाओ, फिर यहाँ कर देना। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं इस सेकंड पार्ट के, वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली उन्हें पढ़ूंगा, और जो मुझे आउटस्टैंडिंग लगेंगे मैं अपनी तरफ से कुछ ना कुछ उस पर रिप्लाई भी करूँगा, ठीक है। तो आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, आई विल सी यू सून।